फिर कौन यहाँ से बाजी मार रहा है? देखो, यहाँ अगर सही मायने में बात की जाए तो तिकोना मुकाबला है जी। बंद पटारी है। अभी वो कैसे खुलेगी, क्या रिजल्ट रहेगा। बीजेपी वाले भी कांपे हुए हैं जी। और कांग्रेस के भी पैर धरती पे नहीं लग रहे, और कहीं ना कहीं जो तीसरा पक्ष बहुजन समाज पार्टी है वो भी पूरी अपनी मजबूती के साथ खड़ी है। अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप करनाल लोकसभा से आप संसद में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपके काम की प्रायोरिटी क्या रहेगी? कौन सा मुद्दा रहेगा कि उसको जो है आप हल करने की कोशिश करेंगे? देखो, हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या है, मैं अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र की कहूँ तो भले पूरे हरियाणा, पूरे देश की भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं करनाल की बात करूँ, ये जो विदेशों में भेजने वाले सेंटर हैं, ये पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, करनाल शहर में है। यहाँ रोजगार की ज़रूरत है, और यहाँ हमारे करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, करोड़ों रुपए यहाँ सरकार ने बर्बाद किए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, लेकिन उस बिल्डिंग में मैं कहने से नहीं झिझकूंगा, बुखार, जुकाम और खांसी के बिना यहाँ कोई भी वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अगर गरीब वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं तो डॉक्टर उनको छोटे से टेस्ट के लिए भी बाहर की पर्ची थमा देते हैं और उसको बाहर प्राइवेट जाके टेस्ट करवाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। मैं जोगिंदर रामकली। फिलहाल हम पहुंचे हैं करनाल के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा और इनके बीच में जो रार की गांठ हुए हैं वो बसपा के सरदार इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव की गर्मी में और सूर्य के ताप की जो गर्मी फिलहाल गिर रही है धरती के ऊपर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 जून को जो है वो रिजल्ट आना है। उसी विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के करनाल लोकसभा से प्रत्याशी सरदार इंद्रजीत सिंह। आपका और जो भी आपके सुन रहे हैं मेरी तरफ नमस्कार, स्वीकार। आप बहुजन समाज पार्टी करनाल प्रत्याशी हैं, आपकी जो फाइल है वो इससे जुड़ी मानी जाती है। सबसे तो यही बताएं कि आपने चुनाव की और इस राजनीति की शुरुआत कहां से की? देखो, मैं शुरू से कॉलेज टाइम से ही राजनीति में था जी। और मैंने पूरा अपना जीवन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही निकाला। तो जैसे इंडियन नेशनल लोकदल में परिवार में दरार आई तो मैं जेजेपी में आ गया था, दुष्यंत के साथ आ गया था। तो दुष्यंत के साथ आने के बाद किसानी आंदोलन चला और जेजेपी थी बीजेपी की सहयोगी, और बीजेपी की सहयोगी होने से मैं उस वक्त, मेरी बिटिया ने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेके जिला पार्षद बनी थी। और जिन साथियों ने उस टाइम मेरे को एक तरफा जीत कराई थी, वो ही सभी साथी किसानी आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन पे ही लाठियां बरस रही थी, अथरू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। तो मैंने फिर उस टाइम बीजेपी की सहयोगी होने से जेजेपी से इस्तीफा दे दिया था और मेरी बिटिया ने जिला पार्षद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो उस वक्त फिर हमने जेजेपी पार्टी छोड़ दी थी। मैंने कभी भी पार्टी बदलने में विश्वास नहीं रखा। किसानी आंदोलन चलना था और मैंने वो पार्टी छोड़नी थी। उसके बाद 1 साल फिर मैं किसानी आंदोलन में रहा और किसानी आंदोलन में रहने के बाद जैसे ही वहाँ सरकार के साथ किसानी आंदोलन का समझौता हो गया, फाइनल हो गया, तो उसके बाद फिर मैं बहुजन समाज पार्टी में आ गया था। तो लगभग मैं 1.5 साल, सवा साल मैंने बहुजन समाज पार्टी की सेवा की एज ए कार्यकर्ता, और उसी को देखते हुए, मेरे कार्य को देखते हुए बहन जी कुमारी मायावती जी ने मेरे को लोकसभा की टिकट दे दी और मैंने वो आपके सामने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। सर, चुनाव यहाँ से बड़े बड़े महारथी लड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, कितनी जो है आप उनसे टक्कर मार रहे हैं, कितना प्रभाव रहेगा आपका? देखो, जहाँ तक मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, उन्होंने यहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया था, ना ही उन्होंने कभी किसी को, कोई अगर अपना दुख दर्द लेके आया तो कभी उसको पास बैठा के उसके दुख सुख को सुना ही नहीं। वही कारण था कि करनाल लोकसभा के पूरे जो लोग थे
वो उनसे बहुत दुखी थे और उन्होंने अपना दुख जाहिर भी किया इलेक्शन में। वो जिस गांव में जाते थे तो लोग उनको काले झंडे दिखाते थे और उनका विरोध करते थे। तो लोगों ने एक प्रकार का मन में ठाना हुआ था कि मनोहर लाल खट्टर जी को हराएंगे और इनकी जमानत तक जब्त कराने का लोगों ने अपने मन में ठाना हुआ था। और अगर इन्होंने काम किए होते तो फिर मेरे ख्याल ये घर बैठे भी बड़े आराम से एमपी बन सकते थे। तो इनके बारे में तो लोगों ने बिल्कुल अपनी विचारधारा ही बदली हुई थी। लोगों को उम्मीद थी फिर कांग्रेस पे, और कांग्रेस ने जैसे ही यहां से डम्मी कैंडिडेट दिया तो लोगों का कांग्रेस से भी विश्वास उठ गया था। और कांग्रेस पार्टी में पहले से ही बहुत ज्यादा गुटबाजी थी, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हुई, उन्होंने यहां से जो लोकल कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने उनको टिकट ना दे के एक बाहरी को टिकट दे दी और लोगों ने उस कैंडिडेट को डम्मी का नाम दे के मुंह नहीं लगाया। तो अब यहां पे आके उन दोनों पार्टियों के हालात आपके सामने मैंने बता दिए। तो इससे दुखी हुए लोगों को तीसरा विकल्प चाहिए था, तो वो विकल्प उनको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में ही दिख रहा था, क्योंकि मैंने किसानी आंदोलन में अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा किसान आंदोलन जीत तक, लास्ट तक उनके साथ रहा। मेरे साथ उनका भी सहयोग था और छत्ती बरादरी का सहयोग था, क्योंकि मैं शुरू से ही एससी बीसी भाईचारे में मेरा बहुत ज्यादा प्यार है और मेरे पार्टनर बढ़िया बरादरी से 3-3 पीढ़ियों से मेरे पार्टनर हैं। जाट भी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और मैं छत्ती बरादरी पे ही मेरा एक बहुत ज्यादा एक निजी तौर पे, पारिवारिक तौर पे मेरा प्यार है और उन्हीं के बलबूते में मैं इलेक्शन लड़ा था। और मैं आपको बता दूं, पिछले प्लान में जितने भी बहुजन समाज पार्टी को वोट आए थे, बिल्कुल उसका रिजल्ट और इस बार वाला आप देख लेना कि 4, 5, 6 गुना भी बहुजन समाज पार्टी के इस बार इस लोकसभा से वोट बढ़ सकते हैं और जीत तक इस बार तिकोना मुकाबला बना हुआ है करनाल लोकसभा में। सर, आपने जिक्र किया पिछले कुछ लोकसभा के चुनावों का। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 2019 का जो चुनाव था, यहाँ पर लगभग 70,000 के आसपास से जो पिछला 2019 का चुनाव था, तो बसपा को यहाँ पर वोट मिले थे। लेकिन उससे पहले 2014 की अगर हम बात करें तो वहां पे बसपा को एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो 1 लाख से तकरीबन 1.5 लाख के बीच में या 1,30,000 के आसपास वो जो वोट बैंक था वो मिला था। अगर बसपा को यहाँ पर, जैसे कि इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि वो डबल होके आएगा या 3 गुना होके आएगा, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहां पर उनका डब्बा जो है वो हिल सकता है। क्यों हिलेगा? क्योंकि 2.5 से 3 लाख का जो की वोटों की जो बात कर रहे हैं इंद्रजीत जी कर रहे हैं कि 2 गुना या 3 गुना होकर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। सर, आपने बिजनेस की बात की, आप किसानी से जुड़े बिजनेस की बात की थी, क्या बिजनेस है इंद्रजीत जी का? देखो, मैं एक तो खेती बाड़ी ही करता हूँ, शुरू से मेरे पूर्वज भी खेती बाड़ी करते आए। तो बिजनेस में मैं अपने पूर्वजों से पहली पीढ़ी ही मेरी शुरू हुई कि मैं बिजनेस में घुसा। मेरी एक तो टेंट हाउस की दुकान है, 2 टेंट हाउस, एक मेरी निसंग आड़त में अनाज मंडी में आड़त की दुकान है जी। और करनाल रेलवे रोड पे नवजोत फॉरेक्स और करनाल बस स्टैंड पे नवजोत इमिग्रेशन के नाम से हमारे इस टाइम 4 बिजनेस काउंटर हैं, एक मेरे गांव में, एक निसंग में, 2 करनाल में। और मेरे साथ जाट भाईचारे से भी पार्टनर है और 3 पीढ़ियों से 2 परिवार, बढ़िया परिवार जो है वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। माना जाए तो इंद्रजीत जी किसानी के साथ साथ अच्छा खासा बिजनेस भी कर लेते हैं। लेकिन सर, आपने कहा कि आपकी जो बेटी हैं उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या आपको लगता है, गुरनाम सिंह चड़ूनी भी आपको समर्थन देने के लिए आए थे, क्या आपको लगता है कि किसान का जो वोट था वो आपको मिलेगा? देखो, मैं एक बात कहने से नहीं झिझकूंगा कि उस वक्त जो मैंने अब देखा इस इलेक्शन में, कहीं ना कहीं उस वक्त भी आरोप लगते थे कि किसानी आंदोलन में ज्यादातर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने इस इलेक्शन में देखा कहीं ना कहीं वो जो ज्यादातर टीम थी वो कांग्रेसियों की ही थी।
उनमें से जो न्यूट्रल लोग थे, जो कांग्रेसी नहीं थे, उन्होंने एक एक ने मेरा समर्थन किया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। लेकिन जो उनमें कांग्रेसी थे, वो ऑलरेडी पहले से भी कांग्रेसी थे और उन्होंने अब भी लोगों को बकाने का काम किया और वो लोगों को कांग्रेस की तरफ खींचते रहे। मैं भी नहीं मानता था जब मैंने इस्तीफा दिया था, मैं सभी को किसान मानता था, लेकिन इस इलेक्शन में मैंने भी कहीं ना कहीं देखा कि ज्यादातर उनमें कांग्रेस की टीम थी और कांग्रेसी थे। सर, आपने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो लोग बैठे हुए थे वो ज़्यादातर कांग्रेसी थे, ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन हम इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ है, वहां पे आप कहाँ हैं? किसके साथ आपकी जो टक्कर मान रहे हैं, या फिर कितने वोटों से आप आगे हैं, या फिर कौन यहां से बाजी मार रहा है? देखो, यहां अगर सही मायने में बात की जाए तो तिकोना मुकाबला है जी। बंद पटारी है। अभी वो कैसे खुलेगी, क्या रिजल्ट रहेगा। बीजेपी वाले भी कांपे हुए हैं जी। और कांग्रेस के भी पैर धरती पे नहीं लग रहे, और कहीं ना कहीं जो तीसरा पक्ष बहुजन समाज पार्टी है वो भी पूरी अपनी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि आज तक लोकसभा के चुनाव में किसी ने डोर टू डोर नहीं किया था। पहली बार करनाल लोकसभा क्षेत्र में मैंने बहुजन समाज पार्टी में कम से कम 300-350 गांव का डोर टू डोर किया, जिसमें मेरे परिवार की जो महिलाएं थी, मेरी बिटिया, मेरी मिसेज, मेरी सिस्टर, इन पूरी टीम ने भी 25 से लेकर 30 गांव डोर टू डोर किए। और वो जो डोर टू डोर करना था वो ही कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उनकी जमीन सरकाने का काम करेगा, डोर टू डोर। क्योंकि हम जिनके पास गए, लोगों ने एक ही बात कही कि आज तक हमारे से कोई वोट मांगने आता ही नहीं था, और आप पहली बार अगले सामने वाले के घर तक आए, जब कोई दूसरा आ ही नहीं रहा, आप आए हो, तो हमारा समर्थन और वोट आपको है। तो इस बार बिल्कुल एक अलग किस्म का यहां करनाल लोकसभा में इलेक्शन हुआ, सरपंची की तरह हुआ, और हमने तो इलेक्शन पूरा सरपंची वाले तरीके से इलेक्शन लड़ा। लोगों के घर तक पहुंचने की हमने कोशिश की, और 300-350 गांव कम नहीं होते, पूरी आधी लोकसभा होती है, आधी लोकसभा हमने डोर टू डोर की। और वो ही जो लोगों का प्यार और समर्थन हमने देखा, वो ही एक तिकोना मुकाबला यहाँ बनाए खड़े हुए हैं। अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप करनाल लोकसभा से आप संसद में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपके काम की प्रायोरिटी क्या रहेगी? कौन सा मुद्दा रहेगा कि उसको जो है आप हल करने की कोशिश करेंगे? देखो, हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या है, मैं अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र की कहूँ तो भले पूरे हरियाणा, पूरे देश की भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं करनाल की बात करूँ, ये जो विदेशों में भेजने वाले सेंटर हैं, ये पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, करनाल शहर में है। यहाँ रोजगार की जरूरत है। बच्चे जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, और वो यहाँ रोजगार ना होने की वजह से सभी विदेशों में पलायन कर रहे हैं, और अपनी जान की परवाह ना करके डोंकी लगा के अपनी जमीन, अपने प्लाट बेच के बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए। अगर उनके लिए यहाँ रोजगार स्थापित किए जाएं, मेरे मन में सबसे पहली बात ये है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे परिवार से भी और मेरे रिश्तेदारों, अड़ोस पड़ोस को देखूं तो सभी जो युवा है, पूरी जो जवानी है वो विदेशों में गई है, और मेरा वो देख के मेरा खुद का दिल कांपने लग जाता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को एक रोजगार के लिए छोड़ के विदेशों में बैठे हैं। सबसे पहला काम यहाँ ये करने वाला है कि यहाँ रोजगार स्थापित किए जाएं, और जो हमारी जवानी बाहर जा रही है वो भी अब इसके बाद बाहर ना जाए, और जो बाहर बैठे हैं उनको यहाँ रोजगार मिले, और वापस अपने माँ बाप के पास यहाँ अपने घर आए, और अपने माँ बाप को भी, बूढ़े माँ बाप को भी संभालें, और यहाँ उनको रोजगार मिले। सबसे पहला काम रोजगार होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि इंद्रजीत जी ने बताया कि सबसे पहले अगर ये एमपी बनते हैं करनाल लोकसभा से, तो इनका प्रायोरिटी रहेगी कि ये रोजगार देंगे युवाओं को, जो बाहर विदेशों में जो बच्चे डोंकी लगाकर गलत रास्तों से जो है वो बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, उसको बंद करेंगे और रोजगार देने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और ये निकल कर सामने आ रही है कि
बीजेपी सरकार जो है वो भी कह रही है कि हमने रोजगार बहुत दिए हैं, लेकिन वो भविष्य की बात है। अब देखने वाली बात ये भी है कि अगर ये जीतते हैं तो ये क्या कर पाते हैं। इंद्रजीत जी, आपका सबसे आखिरी मैसेज जो है वो पब्लिक के लिए, देखो, लोगों के लिए क्या मैंने जो बात कही, आपकी बात से पहले मैं एक बात और करनी चाहता हूँ। सबसे पहला काम है, यहाँ रोजगार चाहिए। और यहाँ हमारे करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, करोड़ों रुपए यहाँ सरकार ने बर्बाद किए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है। लेकिन उस बिल्डिंग में मैं कहने से नहीं झिझकूंगा, बुखार जुकाम और खांसी के बिना यहाँ कोई भी वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अगर गरीब वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं तो डॉक्टर उनको छोटे से टेस्ट के लिए भी बाहर की पर्ची थमा देते हैं और उसको बाहर प्राइवेट जाके टेस्ट करवाना पड़ता है, और उसकी जेब में पैसे नहीं होते और वो बेचारा बिना पैसे ना होने की वजह से इलाज से वंचित रह जाता है। और दूसरा काम, यहाँ स्वास्थ्य के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। और जो कल्पना चावला में डॉक्टरों ने धांधली मचा रखी है, यहाँ की व्यवस्था को बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है कि यहाँ गरीब लोग आए और अपना फ्री में इलाज करा सके। कल्पना चावला की व्यवस्था आज बहुत बिगड़ी हुई है, उसके सुधार की बहुत जरूरत है। और जो अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिला तो मेरा दूसरा ध्यान जो है इस कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की तरफ होगा। तो ये थे हमारे साथ करनाल लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सरदार इंद्रजीत सिंह जी। इन्होंने कहा है कि अगर ये यहाँ से चुनाव जीत कर लोकसभा में पहुँचते हैं तो पहले काम रहेगा युवाओं को रोजगार देना, दूसरा काम इनका जो रहेगा कि कल्पना चावला का जो इन्होंने बताया कि वो दुर्दशा में है उसको ठीक करना। लेकिन ये भविष्य की बात है, 4 जून को जो इलेक्शन का जो है रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या माहौल रहेगा। लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ पर बसपा ने त्रिकोणीय मुकाबला बना के रखा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में जो है वो कड़ी का काम नहीं, वो एक दोफाड़ करने का जो है, उन दोनों को अलग थलग और डराने की जो बात होती है वो चुनाव में बसपा ने यहाँ से करके दिखाई है। तो ये भविष्य के गर्भ में जो है वो रिजल्ट है, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, फिर उस मुद्दे पर बात करेंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं जोगिंदर रामकली अपने सहयोगी प्रदीप चहल के साथ। नमस्कार।